Hello students, you are welcome to the video lecture series of operating system. In this video lecture, we will learn about SJF in preemptive mode, or we can say shortest remaining time first, that is SSRTF or SRJF. इसके बहुत सारे नेम हो सकते हैं. You can call it SRTF, that is shortest remaining time first, or you can call it SRJF, shortest remaining job first scheduling algorithm, or we can say SJF preemptive, right? तो इस CPU scheduling को हम डिस्कस करते हैं. So here we go to start our topic. If we talk about shortest remaining time first, it is a preemptive scheduling algorithm. So यहाँ पर अगर हम बात करें कि जो क्राइटेरिया है, यानी कि ये शेड्यूलिंग एल्गोरिथम किस क्राइटेरिया पर वर्क करता है, तो यहाँ पर बर्स्ट टाइम का बेसिस पर आप प्रोसेस का सिलेक्शन करते हैं, राइट? इट मींस शॉर्टेस्ट रिमेनिंग टाइम फर्स्ट, जैसे नेम से सजेस्ट हो रहा है, जिस भी प्रोसेस का टाइम रिमेनिंग टाइम कम बचेगा हम पहले उसे प्रोसेस करेंगे, राइट? उस प्रोसेस को हम टाइम देंगे. एंड जो इसका मोड है शॉर्टेस्ट रिमेनिंग टाइम फर्स्ट का मोड है प्रीएम्प्टिव. प्रीएम्प्टिव का मतलब है कि आप प्रोसेस को बीच में पॉज कर सकते हैं. आप एक प्रोसेस को रोककर दूसरे एक प्रोसेस को वेटिंग टाइम देकर, यानी कि उसे रोककर आप वेटिंग क्यू में डाल सकते हैं. उसके बाद आप दूसरे प्रोसेस को एग्जीक्यूशन टाइम दे सकते हैं, राइट? समटाइम्स इट इज आल्सो कॉल्ड एज प्रीएम्प्टिव एसजेएफ. इसको हम प्रीएम्प्टिव एसजेएफ भी बोलते हैं. सो लेट अस डिस्कस दिस शेड्यूलिंग एल्गोरिथम विद अ सुटेबल एग्जांपल, जिससे कि आपको क्लियर होगा कि ये शेड्यूलिंग एल्गोरिथम वर्क कैसे करता है. So consider the following example. In this example, we are given process number, arrival time in nanosecond, and burst time in nanosecond. We have to calculate average waiting time and average turnaround time. So for solving these type of question, what we do, first we need to draw the Gantt chart for the above question, right? So we will draw a Gantt chart. तो हम यहाँ पर स्टूडेंट किस तरह से स्टार्ट करते हैं. First of all, while designing or while drawing the Gantt chart, हम ये देखते हैं कि 0 नैनोसेकंड पर कौन सा प्रोसेस अराइव हुआ है, राइट? Let us consider this is our Gantt chart. तो हम यहाँ पर देखेंगे 0 सेकंड पर कौन सा प्रोसेस आया है. 0 सेकंड पर हमारा प्रोसेस आया P1. So we have given time to process P1. अब P1 जैसे ही 1 सेकंड तक एग्जीक्यूट हुआ तो हमने देखा कि हमारे पास नेक्स्ट 1 सेकंड पर कौन आ रहा है. नेक्स्ट 1 सेकंड पर आ रहा है P2, राइट? और P2 का जो बर्स्ट टाइम है वो 5 है. तो जब ये 1 सेकंड तक एग्जीक्यूट हो जाएगा तो इसका रिमेनिंग टाइम कितना बचेगा. इसका बर्स्ट टाइम बचेगा 6, राइट? 1 सेकंड तक एग्जीक्यूट होने के बाद. अब 1 सेकंड पर कौन अराइव हुआ. P2. तो जब यहाँ पर 1 सेकंड पर P2 आ रहा है, राइट, तो आप ये चेक कीजिए कि किस प्रोसेस का बर्स्ट टाइम कम है. 1 सेकंड पर कौन अराइव हो रहा है यहाँ पर P2. तो आप चेक कीजिए कि P1 का जो बर्स्ट टाइम रिमेनिंग है 1 सेकंड बाद, 1 सेकंड एग्जीक्यूशन के बाद जो P1 का बर्स्ट टाइम है दैट इज 6, और जो P2 नया प्रोसेस आया है 1 सेकंड पर उसका बर्स्ट टाइम है 5. एज द नेम सजेस्ट, शॉर्टेस्ट रिमेनिंग टाइम फर्स्ट. जिसका रिमेनिंग टाइम कम है उसे हम पहले प्रोसेस करेंगे. तो हम यहाँ पर क्या देख रहे हैं कि P2 का रिमेनिंग टाइम कम है, सो वी विल गिव हियर टाइम टू प्रोसेस P2. अब यहाँ पर आपका प्रोसेस P2 आ गया. अब प्रोसेस P2 ने 1 सेकंड तक एग्जीक्यूशन किया, और 1 सेकंड तक जब वो एग्जीक्यूशन करेगा तो यहाँ पर टाइम कितना हो जाएगा. यहाँ पर टाइम हो जाएगा 2. और हम देख रहे हैं कि 2 सेकंड पर कौन सा प्रोसेस अराइव हो रहा है. 2 सेकंड पर हमारा जो प्रोसेस है वो P3 अराइव हो रहा है, राइट? P3 अराइव हुआ. अब प्रोसेस जो P2 है हमारा, P2 का 1 सेकंड के बाद रिमेनिंग टाइम कितना बच रहा है. रिमेनिंग टाइम बच रहा है 4. और जो नया प्रोसेस आया है दैट इज P3. P3 का रिमेनिंग टाइम कितना है. P3 का 3 है. तो P1 का कम है, P2 का कम है या P3 का कम है, क्योंकि हमारे पास अब 3 प्रोसेसेस है, P1, P2 एंड P3. तो हम ये देख रहे हैं कि P3 का रिमेनिंग टाइम कम है, सो वी विल गिव हियर प्रायोरिटी टू द P3 प्रोसेस. तो हम यहाँ पर P3 को एग्जीक्यूट कराएंगे, राइट? अब P3 अगेन 1 सेकंड तक एग्जीक्यूट होगा तो ये हो जाएगा 3, और 1 सेकंड तक एग्जीक्यूट होने के बाद जो इसका रिमेनिंग टाइम है वो कितना बचेगा. रिमेनिंग टाइम बचेगा इसका 2. आई होप दैट इज क्लियर टू यू. अब आप देखिए कि 3 पर कौन अराइव हो रहा है. 3 पर जो हमारा प्रोसेस है, 3 पर प्रोसेस अराइव हो रहा है P4. तो यहाँ पर 3 सेकंड पर हमारा 3 नैनो सेकंड पर प्रोसेस P4 आया. अब आप चेक कीजिए कि P4 का रिमेनिंग टाइम कम है बाकी सारे प्रोसेसेस से. सो हियर वी विल गिव टाइम टू प्रोसेस P4. तो P3 के बाद आपने प्रोसेस P4 को टाइम दिया. दिस इज प्रोसेस P4, राइट? आपने प्रोसेस P4 को टाइम दिया. प्रोसेस P4 जब आपका 1 सेकंड तक एग्जीक्यूट करेगा, प्रोसेस P4 का टाइम कितना है. प्रोसेस P4 का टाइम है 1 सेकंड. तो ये पूरा पूरा एज इट इज एग्जीक्यूट हो जाएगा, राइट? ये 0 हो गया और यहाँ पर आ गया आपका
यहाँ पर टाइम कितना हो गया 4, क्योंकि ये 1 सेकंड के लिए एग्जीक्यूट हो चुका है। सिंस P4 का जो बर्स्ट टाइम है वो 0 हो चुका है, तो P4 को हम कैंसिल कर सकते हैं। इट मींस P4 हमारा कंप्लीटेड है नाउ। अब आप चेक कीजिए 4 सेकंड के बाद 4 सेकंड पर कौन अराइव हो रहा है। 4 सेकंड पर हमारा प्रोसेस आया है P5। अब हम देखेंगे कि हम यहाँ पर किसे टाइम देंगे, क्योंकि अब जितने भी प्रोसेस हमारे पास अवेलेबल हैं, राइट, उसमें हमारा किसका बर्स्ट टाइम कम है। हमारे पास P5 भी आ चुका है, हमारे पास P3 भी आ चुका है, P2 है और P1 है। तो इन सब में आप बर्स्ट टाइम देखें तो हम यहाँ पर चेक कर रहे हैं कि P3 और P5 का बर्स्ट टाइम जो है वो सेम है। तो यहाँ पर एक टाई हो गया कि बर्स्ट टाइम अब दोनों का सेम है, तो हम किसे टाइम दें। तो उस केस में हम अप्लाई करते हैं FCFS, राइट। जब आपका बर्स्ट टाइम सेम होता है तो आप क्या अप्लाई करते हैं FCFS। इट मीन्स जो पहले आया है आप पहले उसे प्रोसेस करेंगे। तो हम यहाँ पर देख रहे हैं कि 2 हमारा P3 का भी है बर्स्ट टाइम और 2 हमारा P5 का भी बर्स्ट टाइम है, बट पहले कौन आया है P3। सो हियर वी विल गिव टाइम टू प्रोसेस P3, राइट। अब आपने P3 को 1 सेकंड के लिए टाइम दिया और आपने देखा कि 5 सेकंड पर कौन आ रहा है। 5 सेकंड पर आपका अराइव हो रहा है P6। कौन सा प्रोसेस आ रहा है यहाँ पर, P6, ठीक। और जब आपने P3 को 5 सेकंड के लिए एग्जीक्यूट किया था तो P3 का रिमेनिंग टाइम कितना बच रहा था, 2 से 1। इसका रिमेनिंग टाइम 1 बच रहा था। और जो अब P6 आया है उसका भी टाइम 1 है। बट हम यहाँ पर अब प्रायोरिटी किसे देंगे, यानी कि किसे एग्जीक्यूट कराएंगे, जो कि पहले से एग्जीक्यूट हो रहा है, यानी कि जो पहले अराइव हुआ है। पहले कौन अराइव हुआ है, अब यहाँ पर P3 और P6 में आया है कि आप P3 को एग्जीक्यूट कराएंगे या P6 को। तो P3 और P6 में आप पहले P3 को एग्जीक्यूट कराएंगे, बिकॉज P3 हमारा पहले अराइव हुआ है। आई होप दैट इज क्लियर टू यू। तो P3 जब पहले अराइव हुआ है आपने इसको टाइम दे दिया, यहाँ पर टाइम हो गया 6। एंड नाउ इसका जो रिमेनिंग टाइम है वो 0 है और P3 आपका कंप्लीट हो चुका है। तो आई एम कैंसलिंग दिस P3 फ्रॉम हियर। अब हमारे पास लिस्ट में जो प्रोसेसेस बचे हैं उसमें से शॉर्टेस्ट टाइम देखिए, 6, 4, 2 और 1। कौन सा रिमेनिंग टाइम कम है, 1 कम है। तो हम पहले P6 को टाइम दे दें। P6 को जब आप 1 सेकंड का टाइम एग्जीक्यूट करा देंगे तो ये आपका 0 हो जाएगा और यहाँ पर आ जाएगा P6 और ये 1 सेकंड के लिए एग्जीक्यूट करेगा। तो यहाँ पर गैंट चार्ट में टाइम कितना हो जाएगा, 7। अब आपका प्रोसेस P6 भी कंप्लीट हो चुका है। अब आप देखेंगे किसका रिमेनिंग टाइम कम है, 2, 4 और 6। प्रोसेस P5 का कम है। तो हियर वी विल गिव टाइम टू प्रोसेस P5 और P5 का जो टाइम है वो 2 सेकंड है, तो आप यहाँ पर 0 कर देंगे। ये पूरा 2 सेकंड के लिए एग्जीक्यूट हो जाएगा और ये हो जाएगा यहाँ पर 9। I hope it is clear to you. Now, next you will give chance to the shortest remaining process. तो shortest remaining time किसका है अब, P2 का। You will give here time to process P2 और P2 का जो burst time है वो कितना है, 4। तो 9 और 4, ये 4 सेकंड के लिए एग्जीक्यूट होगा और ये कितना हो जाएगा यहाँ पर 13। एंड देन एट लास्ट यू विल गिव टाइम टू प्रोसेस P1। जब आप यहाँ पर P1 को टाइम देंगे यहाँ पर 6 सेकंड के लिए एग्जीक्यूट होगा और ये कितना हो जाएगा आपका 19। P1 यानी कि 19 पर कंप्लीट हो रहा है। अब आपका गैंट चार्ट प्रिपेयर्ड है। अब आप रिमेनिंग टाइम यहाँ पर कैलकुलेट कर सकते हैं। सो यू विल कैलकुलेट व्हाट, यू विल कैलकुलेट completion time, turnaround time and waiting time, right? So we will draw the table for calculating these times. Here we will check the completion time of P1. यहाँ पर P1 कितने टाइम पर कंप्लीट हो रहा है, P1 का जो completion टाइम है गैंट चार्ट के अकॉर्डिंग that is 19. So we will write completion time of P1 as 19. देन आप चेक कीजिए P2 का कंप्लीशन टाइम। P2 हमारा गैंट चार्ट में कब कंप्लीट हो रहा है, P2 हमारा 13 सेकंड पर कंप्लीट हो रहा है, राइट। सो 13 इज द कंप्लीशन टाइम फॉर प्रोसेस P2। P3 का कंप्लीशन टाइम हमारा 6 है, गैंट चार्ट में आप देख सकते हैं क्लियरली। सो दिस इज 6। P4 की बात करें, P4 का जो कंप्लीशन टाइम है, P4 का कंप्लीशन टाइम आपका हो जाएगा 4, बिकॉज ये 4 पर कंप्लीट हो रहा है। P5 का कंप्लीशन टाइम की बात करें तो 9 है, P5 कहाँ कंप्लीट हो रहा है, 9 पर। और P6 जो आपका कंप्लीट हो रहा है, ये कब कंप्लीट हो रहा है, P6 का कंप्लीशन टाइम है आपका 7। So these are the completion time of these processes. Now we will calculate turnaround time. As we know turnaround time का फॉर्मूला क्या होता है, completion time minus arrival time, right? ये सारे टाइम ही आपके नैनो सेकेंड में होंगे। So turnaround time is 19 minus arrival time. Arrival time is 0. तो ये कितना मिलेगा आपको, ये मिलेगा 19. Next is completion time 13 minus arrival time 1. तो 13 P2 प्रोसेस के लिए कंप्लीशन टाइम है माइनस अराइवल टाइम इज 1, तो ये आपको मिल जाएगा कितना, 12. इन द सिमिलर वे यू विल कैलकुलेट
टर्न अराउंड टाइम फॉर प्रोसेस P3, तो 6 माइनस 3 कितना मिलेगा? 6 माइनस 2, क्योंकि ये 2 पर आ रहा है तो ये आपको मिल जाएगा 4। इसका टर्न अराउंड टाइम हो जाएगा 4 माइनस 3 दैट इज 1। कंप्लीशन टाइम माइनस टर्न अराउंड टाइम के अकॉर्डिंग आप कैलकुलेट कर सकते हैं। एंड देन P4 का जो P5 का जो टाइम आएगा वो आएगा, दिस वन इज 9 माइनस 4 5, 4 इसका अराइवल टाइम है तो 9 माइनस 4 इक्वल टू 5। एंड प्रोसेस P6 के लिए अगर चेक करें तो 7 उसका कंप्लीशन टाइम है, 5 उसका अराइवल टाइम है, 7 माइनस 5 इक्वल टू 2। So these are the turnaround time for these processes. Now is the time to calculate the waiting time. तो वेटिंग टाइम कैलकुलेट करने के लिए आप यहाँ देखिए, प्रोसेस P1 को कितना वेट करना पड़ा? प्रोसेस P1 का जो वेटिंग टाइम है दैट इज 0, क्योंकि प्रोसेस P1 को आते ही टाइम मिल गया, सो प्रोसेस P1 का वेटिंग टाइम 0 हो गया। नेक्स्ट प्रोसेस P2 के लिए कैलकुलेट करें। P2 आपका P2 को रिस्पॉन्स कब मिल रहा है? पहला फर्स्ट पर, और वो आया कब था? उसका अराइवल टाइम क्या था? फर्स्ट 1, तो 1 माइनस 1 इक्वल टू 0। कितना इसका टाइम हो जाएगा? 1 माइनस 1 इक्वल टू 0 इज द वेटिंग टाइम फॉर प्रोसेस P2। नाउ टाइम टू कैलकुलेट P3 का वेटिंग टाइम। P3 को हम देख रहे हैं फर्स्ट रिस्पॉन्स कब मिल रहा है? 2 पर, और प्रोसेस P3 कब आया था? 2 पर, तो प्रोसेस P3 को भी वेट नहीं करना पड़ रहा है, तो ये हो जाएगा 2 माइनस 2 दैट इज 0। अब हम प्रोसेस P4 की बात करें, 2 माइनस 2 इक्वल टू कितना मिला आपको? 0। प्रोसेस P4 की बात करें, P4 को हमारा फर्स्ट रिस्पॉन्स कब मिल रहा था? 3, और प्रोसेस कब आ रहा है? अराइवल टाइम क्या है? 3, तो 3 माइनस 3 इक्वल टू 0, यानी कि प्रोसेस P3 का भी वेटिंग टाइम 0 है। प्रोसेस P3 P4 को भी वेट नहीं करना पड़ रहा है, P4 का वेटिंग टाइम भी 0 है। अब हम चेक करें P5 का वेटिंग टाइम। 5 को फर्स्ट रिस्पॉन्स कब मिल रहा है? 7 पर, और 5 आया कब था? एंटर कब हुआ था? 4 पर, तो इसका जो वेटिंग टाइम अब आएगा 7 माइनस 4 इक्वल टू 3। 7 माइनस 4 इक्वल टू 3, इसका वेटिंग टाइम आएगा प्रोसेस P5 का। प्रोसेस P6 की बात करें तो P6 का को फर्स्ट रिस्पॉन्स कब मिल रहा है? 6 पर, और प्रोसेस अराइव कब हुआ था? 5, तो फर्स्ट रिस्पॉन्स माइनस अराइवल टाइम इज द वेटिंग टाइम, तो 6 माइनस ये कब अराइव हुआ था? 5 पर, राइट, तो ये आपको मिल जाएगा 1। अब क्वेश्चन में आपसे पूछा जाता है एवरेज वेटिंग टाइम और एवरेज टर्न अराउंड टाइम। So what you will do, you will add these value for calculating average turnaround time. 19 plus 12 plus 4 plus 1 plus 5 plus 2 divided by how many processes are there? 6. तो आप इन सबको ऐड करके 6 से डिवाइड कर देंगे, ये आपको मिलेगा 7.83। 7.83 is the average turn around time। और अगर हम बात करें एवरेज वेटिंग टाइम की, you will add all these values and you will divide it by 6, so you will get 4, right? 4 is the answer for average waiting time, right? I hope that is clear to you. This is the shortest remaining time first algorithm, or we can say shortest remaining job first, या फिर हम इसे shortest job first preemptive mode भी बोलते हैं, right? You can practice more questions based on the SRTF algorithm. So thank you so much students for watching this video. Do like the video, share the video and subscribe the channel.